हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी 2021 की रिवीजन सीरीज में। आज हम इसके पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस किए, जिसमें हमने एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या डेटा भी एट प्रेजेंट चल रहा है वो डिस्कस किया, और उसके साथ हमने 2 पार्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को डिस्कस किया और उनको 6 पॉइंट में समराइज किया। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्रोनॉमी। तो बेसिकली एग्रोनॉमी होता क्या है? एग्रोनॉमी में हम क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं फील्ड में, वो सारी चीजें हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी एक पॉइंट पे मिल जाते तो ज्यादा बेटर रहता, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको 5 फुल लेंथ नाबार्ड की मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, exambee.com की साइट पे विजिट करना है एंड आपको वहां पे मॉक टेस्ट चूज करना है। मॉक टेस्ट में आप नाबार्ड के अंदर जाएंगे तो आपको ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। उसके साथ आपको ESI के 100 क्वेश्चंस और ARD के 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में, 17 एंड 18 को एग्जाम होना है, तो आप ये जरूर करके जाएं। देन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप आज देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस अगर हम उसको थोड़े से अच्छे से पढ़े तो हम कर सकते हैं, या अगर हम थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, इनिबिशन और स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट प्लांट ड्यू टू द डिफरेंट केमिकल एक्सुडेड बाय द वीड्स और क्रॉप, उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, लेग्यूम इफेक्ट, एनिडेशन, प्लांट क्वारंटीन, एलिलोपैथी एंड डियारा क्रॉपिंग। तो ये आपसे पूछा गया है कि इनिबिशन या स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट प्लांट ड्यू टू द डिफरेंट केमिकल एक्सुडेड बाय द वीड और द प्लांट, कोई भी जो भी साथ में ग्रो हो रहा है। आपको अगर 5 का मतलब पता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कंफ्यूज कैसे होंगे और आंसर कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इसमें दिया है लेग्यूम इफेक्ट। तो लेग्यूम इफेक्ट क्या चीज है? लेग्यूम इफेक्ट, सबसे पहले लेग्यूम इफेक्ट आपको देखना है। लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है? हम सभी ने पढ़ा है कि जो जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं या जितनी भी पल्स क्रॉप्स होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन देयर रूट। तो नाइट्रोजन को वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी रूट में फिक्स करते हैं, तो आने वाली क्रॉप के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाता है। ये लेग्यूम इफेक्ट है। देन सेकंड इज द एनिडेशन। ओके, यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहेगा वो आप सभी को, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको एनिडेशन और एलोपैथी में डाउट हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एलिडेशन का मतलब होता है कि कभी भी जब हमारी क्रॉप किसी भी चीज के लिए compete करती है, चाहे स्पेस के लिए हो, टाइम के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए कंपटीशन होता है बिटवीन, या फिर जो दूसरी क्रॉप बगल में की है उनके साथ जो कंपटीशन होता है, दैट इज नोन एज द एनिडेशन। ओके, और ये बेसिकली फिजिकल कंडीशंस में होता है या फिर फिजिकल एक कंपटीशन होता है, नॉट द केमिकल वन। केमिकल की अगर कहीं पे भी बात आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है, दैट इज नोन एज द एलिलोपैथी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी फॉर एलिलोपैथी। एनिडेशन क्या होता है? एनिडेशन कंपटीशन होता है प्लांट्स के बीच में जब हम एक साथ उनको ग्रो करते हैं, चाहे वो टाइम एनिडेशन हो, चाहे स्पेशल एनिडेशन हो, या डिफरेंट टाइप का। एलिलोपैथी जब एक केमिकल ऐसा कोई प्लांट एग्जीक्यूट करे जिसकी वजह से दूसरे प्लांट की ग्रोथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट हो, तो उसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। प्लांट क्वारंटीन इज समथिंग लाइक क्वारंटीन, जैसा आप सभी समझ गए कि जब हम कभी क्रॉप को बाहर से अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो हम उसको क्वारंटीन करते हैं, सो टू चेक कि कोई पोटेंशियल पेस्ट उसके साथ ना आए। देन डियारा क्रॉपिंग, टू रिवर बेड कल्टीवेशन या रिवर साइड कल्टीवेशन को हम डियारा कल्टीवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, practice of plowing or turning into the soil undecomposed fresh green plant tissue for the purpose of improving fertility is known as। तो देखिए क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। और पहला ऑप्शन है कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कल्चर, तीसरा है फार्म यार्ड मैन्योर, फोर्थ है ग्रीन मैन्योर एंड फ्रेश मैन्योर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि फ्रेश ग्रीन प्लांट को आप पर्पस ऑफ फर्टिलिटी उसको वैसा ही प्लाउ कर देते हैं, मतलब ग्रीन क्रॉप खड़ी है, आप अपना ट्रैक्टर लेकर आए, आपने वैसे ही उसको मिक्स कर दिया सॉइल में, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से ही आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, तो हम इसको ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा सन हेम्ड हैचा, ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, ग्रीन मैन्योरिंग पर्पस के लिए। तो ग्रीन मैन्योर इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक कई बच्चे आते हुए गलत करके आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद द इरिगेशन वाटर इन ईदर ओपन और क्लोज सिस्टम इज नोन एज। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर,
विद द इरिगेशन, उसको हम क्या कहते हैं, चाहे हम ओपन करें चाहे क्लोज में करें। ऑप्शन है आपका स्प्रिंकलर, ड्रिप, फर्टिगेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। अब कई स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए जैसे हमारा स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है, उसमें भी हम फर्टिलाइजर मिक्स करके देते हैं। अगेन वो जो मेथड है, दीज आर द मेथड फॉर इरिगेशन, बट यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम फर्टिलाइजर को विद इरिगेशन वाटर दे सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज फर्टिगेशन। फर्टिगेशन हम उसको बोलते हैं कि जब हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज सिंपली नोन एज फर्टिगेशन। अब चाहे आप उसको स्प्रिंकलर से दें, चाहे आप उसको ड्रिप से दें, चाहे आप फ्लडिंग में मिक्स कर दें, वो आपकी इच्छा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अगेन कई बार हमको इसमें डाउट हो जाता है। इसमें पूछा है कि शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उसमें फ्लावरिंग कैसे इंड्यूस होती है, तो आपको ये सिंपल ये बताना है कि लॉन्ग डे जो शॉर्ट डे प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस कैसे होती है। अगर आप क्लियरली देखोगे जो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे होता है वो बेसिकली फ्लावरिंग या फिर रिप्रोडक्टिव एज के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया जाता है। आपको सिंपल ऐसे ध्यान रखना है, खरीफ की क्रॉप्स किस में आती हैं, शॉर्ट डे, और रबी की क्रॉप्स किस में आती हैं, लॉन्ग डे में। तो शॉर्ट डे कैसे है खरीफ की क्रॉप, अगर आप देखोगे आप तो कहोगे सर अभी तो दिन लंबे होते हैं, नाइट्स बहुत छोटी होती हैं, बट हमको क्या देखना है, फ्लावरिंग स्टेज। ओके, तो अगर आप फ्लावरिंग स्टेज देखोगे, पैडी की फ्लावरिंग स्टेज कब आएगी, सितंबर, या उसके बाद तब क्या होने लग जाता है, आजकल अगर आप देखोगे सितंबर के अंत में दिन छोटे हो रहे हैं और हमारी नाइट्स बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है, फ्लावरिंग के लिए हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें कि अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड ज्यादा हो। तो सिंपल पूछा गया कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को कैसे इंड्यूस होगी, तो ये लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की वजह से। शॉर्ट डे का मतलब ये है कि डे पीरियड कम है, लाइट पीरियड कम है, डार्क पीरियड ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्सेस आर प्रेफर्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर। ओके, अब ये आपको फिर से ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये पूछा गया पल्सेस आर प्रेफर्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम में क्यों प्रेफर किया जाता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑप्शन है रिच इन प्रोटीन, देखिए ऑप्शन अपने आप में ठीक है, दैट पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अगेन दे आर शॉर्ट ड्यूरिंग क्रॉप। तीसरा है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, सो ये भी है कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्योंकि वो विदस्टैंड कर सकती हैं अगर इरिगेशन ना भी दिया जाए तो, तभी इसी वजह से कि रेनफेड फार्मिंग में बहुत अच्छा सूट करती हैं। देन फर्टिलिटी रिस्टोरेटिव क्रॉप ये भी है, एंड इरिगेशन सपोर्टिव क्रॉप। तो ये पांचों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। बट आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया कि क्रॉपिंग सिस्टम में क्यों ये इसको प्रीफर करते हैं हम। क्रॉपिंग सिस्टम में इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि दे आर द फर्टिलिटी रेस्टोरर क्रॉप। आई थिंक मैंने आपको लोग को पहले ही बताया है, जब कभी भी आपसे क्रॉप रोटेशन पूछा जाए तो आपको वैसा क्रॉप रोटेशन सेलेक्ट करना है। अगर पूछा जाए कि विच वन इज द बेस्ट क्रॉप रोटेशन, तो जिसमें पल्सेस दी हो। मान लीजिए आपके पास दिया है पैडी और व्हीट, दूसरा दिया है पैडी, पी एंड देन व्हीट, तीसरा दिया है पैडी या फिर और फिर उसके साथ शुगर केन। तो आपको पूछा है सबसे सही कौन सा है, तो आप इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पल्स क्रॉप है। सिंपल ये है कि वो फर्टिलिटी रेस्टोर करती है, इसलिए इनको रेस्टोरेटिव क्रॉप्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा है, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर, किस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, एंड इन द ईयर। तीन चीज पूछी है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, उनको किस चीज के लिए, किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला, और उनको कब, इन द ईयर, कौन से ईयर में मिला। तो आप सभी को पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन है जिनमें डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, और उनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, पीस के लिए, ना कि एग्रीकल्चर के लिए। जो पीस जो नोबेल प्राइज मिलता है उसमें एग्रीकल्चर कोई कैटेगरी नहीं है, उसमें पीस कैटेगरी है। सो बेसिकली इनको जो एशियाटिक रीजन में फूड सफिशिएंसी लाने के लिए और इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को फीड करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल ई बोरलॉग को पीस के लिए 1970 में नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। देन फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज अवॉर्डेड टू एन वाटरमैन ऑफ इंडिया। सिंपल दो क्वेश्चन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन का तो आंसर वैसे ही दिया हुआ है क्योंकि पांचों ऑप्शन सही है। आपसे पूछा है कि फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला, जैसे अभी हमने बोला कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे और उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 1970 में। सिमिलरली जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उन्हें पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1987 में। तो ये आपको सबको ध्यान रखना कि पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किससे मिला था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और जो हमारे वाटरमैन है इंडिया के वो कौन है, राजेंद्र सिंह। पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। इनको जो थर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज है वो मिला था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला हुआ है फॉर
माइक्रो क्रेडिट, मिस्टर बी आर बरवाले, इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला हुआ है। देन 8th इज tillage being a primary operation in crop cultivation is very necessary, but what is the main objective of tillage? यहाँ पे पूछा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शंस आपको दिए हैं, टू अवॉइड सॉइल कांटेक्ट टू परमिट वाटर फ्लोज टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स, तो ये तो अवॉइड हो गया, पहले ही गलत हो गया। नॉन क्रश सॉइल कांटेक्ट टू परमिट सीडलिंग इमरजेंस, नॉन क्रश सॉइल कांटेक्ट टू इंप्रूव द सॉइल कंडीशन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू इन सीटू, mixing of chemical pesticide with the soil, या to brought soil to seed to soil in such a condition which is ideal for crop growth। तो बेसिकली हम यही बनाते हैं, सीड बेड हम बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। सीड बेड का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है सॉइल की जो बहुत अच्छी हो, उसके इमरजेंस के लिए हमको इमरजेंस पे ध्यान देना है, तो जो क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। Then next question is, rice can be transplanted with various method and at various interval of time. Which one of the following is correct? तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है ट्रांसप्लांटिंग का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है खरीफ सीजन 20 to 25 days after sowing, so it is correct। रबी सीजन 30 to 35, again it is correct। SRI मेथड 10 to 12 days, और ये 8 to 10 भी होता है, तो ये भी करेक्ट है। डेपोक 20 to 25, so it is incorrect। ये भी 12 to 15, मैक्सिमम 12 to 15 हो सकता है, अदरवाइज उससे कम ही होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डेपोक मेथड इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट व्हेयरएज डैश स्टेट हैज द हाईएस्ट इन प्रोडक्टिविटी। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका एरिया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है व्हीट के केस में, और कौन से स्टेट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो आपको इसी से पहले से ही पता चल गया कि एरिया और प्रोडक्शन तो एक ही स्टेट का ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी किसी दूसरे स्टेट की। तो आपको ये आंसर इसमें टिक करना। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यूपी एंड पंजाब, यूपी का एरिया एंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है पूरी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द वेरी कॉमन डिजीज ऑफ व्हीट। एक कॉमन डिजीज है व्हीट की, और डैश डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन पैडी। अगर आपको पहला वाला पार्ट नहीं भी पता है, सेकंड वाला आई थिंक आप सभी पढ़ के जा रहे होंगे, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ते हैं। जब भी हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ते हैं पैडी में, तो जिंक का नाम आना बहुत लाजमी होता है, एंड जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होती है, खैरा डिजीज। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि खैरा डिजीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। अब जब खैरा डिजीज सही आंसर है, तो आपको दोनों में से सेलेक्ट करना है। व्हीट की कॉमन डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है, व्हीट की कॉमन डिजीज कौन सी है, रस्ट। तो जो लीफ रस्ट हो, स्टेम रस्ट हो या ब्लैक रस्ट हो, ये तीनों ही रस्ट, तीन टाइप के रस्ट होते हैं बेसिकली। ये बहुत ज्यादा हमको व्हीट में देखने के लिए मिलते हैं, और खैरा डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रॉप ऑफ रबी पल्सेस। बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कौन सी क्रॉप जो है वो रबी पल्स नहीं है। तो ये आप दो तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। एक तो सिंपल आपको बताना है कि कौन सी रबी पल्स नहीं है, और ऑड वन आउट भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, जब आप ऑड वन आउट करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए सोयाबीन, दूसरा बार्ले, तीसरा है फील्ड पी, चौथा है ग्राम, पांचवा लेंटिल। देखिए ये पहले तो क्या है, ये पल्स क्रॉप नहीं है ऑलरेडी, पर क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, नॉट द क्रॉप ऑफ रबी पल्स। कौन सी रबी की पल्स नहीं है, बट ये पल्स नहीं है, बट ये रबी की ही क्रॉप है। तो अगेन ये ऑप्शन भी यहाँ पे एज इट इज कुछ मैटर नहीं करता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वन, दैट इज द सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन कब की क्रॉप है, खरीफ सीजन की, खरीफ पल्स है, ना कि रबी पल्स। ये फील्ड पी, ग्राम एंड लेंटिल, दीज आर द रबी क्रॉप्स, या रबी पल्स क्रॉप। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। विच क्रॉप इज नोन एज द वंडर क्रॉप एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन इट। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इनमें से किसको वंडर क्रॉप कहते हैं, और उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास अरहर, सोयाबीन, व्हीट, ग्राउंडनट एंड लिनसीड। तो आई थिंक कोई भी एक पार्ट बताओ तो आप इसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सोयाबीन एंड 40% ऑफ द प्रोटीन। एंड इसको ऑयल सीड में भी क्लासिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट एज कंपेयर टू अदर क्रॉप ज्यादा होता है, इसलिए सोयाबीन को इसमें भी कंसिडर किया जाता है। रेटूनिंग इज प्रैक्टिस एज अ मैटर ऑफ रूटीन इन। रेटूनिंग को किस में प्रैक्टिस, रूटीन प्रैक्टिस की तरह किया जाता है। ऑप्शन आर शुगर केन एंड शुगर बीट, मेज एंड शुगर केन ओनली, शुगर केन एंड नेपियर ग्रास, शुगर केन एंड मस्टर्ड ग्रास। तो आई थिंक ये आप सभी आंसर इसको कर पाएंगे। शुगर बीट, मेज और मस्टर्ड को हम नहीं रेटून करते हैं, नेपियर ग्रास और शुगर केन को हम रेटूनिंग करते हैं। नेपियर ग्रास एंड शुगर केन बेसिकली दोनों ग्रासेस फैमिली से ही है,
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इसकी स्टेम होती है इसमें सुक्रोज कंटेंट कुछ ज्यादा होता है, जिस वजह से हम इसको शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नेपियर ग्रास में वो नहीं होता है और इसको केवल फॉडर के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एग्रोनॉमी क्विज और क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मन में डाउट हो, आप जरूर उसको लिख के भेजें। और आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जब भी आप एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं या चीजें पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि रेंज दी रहती है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया रहता है, तो आपको वो रेंज समझनी है, क्यों ऐसी रेंज क्यों दी है। जैसे स्पेसिंग के लिए आप देखोगे 2-3 टाइप की स्पेसिंग दी है, सीड रेट के लिए आप देखोगे 2-3 टाइप का सीड रेट दिया रहता है, तो हर जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क पड़ता है एग्रीकल्चर में। ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट फिगर या फैक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, चीजें चेंज होती रहती हैं कंडीशन टू कंडीशन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, स्टेट टू स्टेट या कंट्री टू कंट्री। ओके, सो ये आई होप कि आप सब समझेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर विजिटिंग।